कैसे हैं सभी लोग? गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. दिस इज यश महेश्वरी वेलकमिंग यू ऑल on this channel ICSE Empire, where we'll be dealing with matrices, arithmetic progression and geometric progression, which are the chapters under algebra. Today we'll be dealing with these chapters. So I hope you people are doing well. मैथ्स की तैयारी बढ़िया चल रही है. कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था शीट के फॉर्म में, वो आपने एप्लीकेशन से डाउनलोड करके सारे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के कर लिए होंगे. ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पूरा हो गया होगा. कमर्शियल मैथमेटिक्स के भी आपने न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस कर लिए होंगे, वो भी आपका पूरा हो गया होगा. सो कमर्शियल मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, ये दो चीजें हमने कवर कर ली है. टुडे वी विल बी डीलिंग विद a new chapter that is matrices, arithmetic progression, AP and GP. So बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं ये तीनों के तीनों जो अलजेब्रा के अंडर में आते हैं, और इन चैप्टर्स को आज हम लोग पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे. सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा. होमवर्क शीट हमारे माहेश्वरी क्लासेस के फ्री स्टडी मटेरियल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा. साथ ही साथ आई होप कि आप हमारे गेस्ट पेपर्स भी सॉल्व कर रहे हैं. सो मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर जो 999 का था, अब सिर्फ 499 का हो गया है. उसको कर लीजिए. उसको करने से 10 गेस्ट पेपर्स हैं, आपको काफी फायदा होगा. आपका पेपर छूटेगा नहीं, एंग्जाइटी लेवल कम हो जाएगा. और जैसे क्वेश्चंस हम उसमें दे रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कीजिए आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशंस में. सो ये अगर आपने कर लिया, ये पूरा एक तैयारी कर ली, लाइव क्लासेस अटेंड कर ली, गेस्ट पेपर्स लगा लिए, क्वेश्चन जो मैं होमवर्क दे रहा हूं वो कर लिए, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं है. बस इतना भी कर लेंगे तो पूरे 100% मार्क्स आपके आ जाएंगे इन द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस. श्रेया गुड आफ्टरनून. रिडल फायर गुड आफ्टरनून. राम राम जी. पुनीत शर्मा जी राम राम. छोटे साहब गुड आफ्टरनून. रोलेक्स गुड आफ्टरनून. रुद्रांश गुड आफ्टरनून. वेदांत हाय. हेलो अमन पांडे, क्या हाल है? विजेंद्र यादव जी कैसे हैं सभी लोग? हाय श्रीयान. पॉल हाय, हाउ आर यू श्रेयान? पॉल हाय. क्रेजी वीडियो 100 क्या हाल है? कैसी चल रही है तैयारी? आई होप आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं और पूरी चीजें कंप्लीटली कर रहे हैं. चलिए तो जल्दी से सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमारे आने वाले हैं मैट्रिसेस में, एपी और जीपी में. सो मैट्रिसेस में जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं. तो सबसे पहले बात आती है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज कॉलम क्रॉस द नंबर ऑफ कॉलम. सो ये नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स जो पता चलते हैं हमको, ये क्या होता है? यही होता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. सो कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, अगर हमने उसको आर क्रॉस सी के फॉर्म में लिख लिया, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. उसके बाद आती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. इक्वालिटी का मतलब है हम कब दो मैट्रिसेस को इक्वल बोल सकते हैं. तो हम दो मैट्रिसेस को इक्वल तब बोल सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो और उनके जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हो वो सारे इक्वल हो. रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स शुड बी इक्वल. रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स शुड बी इक्वल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दी है, लेट्स से A11, A12, B11, सॉरी A21 and A22, if this matrix is equals to A11, A12, A21, A22, तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल तब कहलाई जाएंगी जब इनके ऑर्डर सेम होंगे. सो ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है और इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल हो. सॉरी, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का मतलब है पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर हो, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो, तीसरा वाला तीसरे के बराबर हो एंड चौथा वाला एलिमेंट चौथे के बराबर हो. जब ऐसा होगा तभी हम ये कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में कैसी हैं? इक्वल है, बराबर हैं. यथार्थ दीक्षित क्या हाल है? यथार्थ भाई. वंश श्रीवास्तव कह रहे हैं पिछले साल वालों ने क्या बिगाड़ा था, पिछले साल क्यों नहीं रिवीजन कराया था सर? वंश श्रीवास्तव, पिछले साल 12th की भी बहुत सारी टेंशन थी, टेंशन इस बार भी है, लेकिन इस साल हमने सोचा है कि 10th में भी 10th वाले बच्चों को भी प्रोवाइड कर दे सारी चीजें जो हम 12th वालों के साथ करते हैं. 12th वालों को पेपर आउट करके दे देते हैं, उनका मैथ्स का पेपर, फिजिक्स का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर अच्छा होता है. 10th वालों को भी हेल्प कर दे, 10th वालों को भी काफी हेल्प मिल जाए. सो लास्ट ईयर अगर आप 10th में थे तो दैट मींस इस साल आप क्लास 11th में रहे होंगे, या अभी आप 11th में हो और अब इसके बाद 12th में आओगे. तो 12th में भाई हमारे कोर्सेज आने वाले हैं ऑनलाइन बहुत ही जल्दी, उनको ज्वाइन कर लीजिए. 12th में पूरी तैयारी कराएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, कंप्यूटर, सारी चीजें हम लोग करवाने वाले हैं अपने माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे, राइट? सो मैट्रिसेस को इक्वल. अब इसके बाद आती हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. तो जल्दी से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं सारी चीजें और इसी तरीके से आपको एक दिन पहले रिवाइज करनी है सारी चीजें. आई होप ये साथ में आप लिखते चले जा रहे हैं. सो सबसे पहले आता है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें
एक रो होती है और n नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ओनली वन रो, सिर्फ रो जो होंगी वो वन होंगी, कॉलम जो होंगे वो n नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, एक रो है 3 कॉलम है, ये हो गई रो मैट्रिक्स. इसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है एंड n नंबर ऑफ रोज होती हैं, ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स. तो याद कैसे करना है, रो मैट्रिक्स में कॉलम एक रो अनेक, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक रो अनेक. ठीक है, तो इस तरीके से याद करना है. सो कॉलम मैट्रिक्स का अगर अपन एक एग्जांपल लें, सो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल जिसमें 3 रोज हैं और एक कॉलम है. ठीक है, सो लेटी हुई रोज होती हैं और खड़े हुए कॉलम्स होते हैं. सो लेट के वो रोती थी, ऐसे याद करेंगे तो रोती थी मतलब रोने वाली जो होती है, मतलब रोज जो हैं वो लेट के हैं, लंबी लंबी हैं, और जो कॉलम्स हैं वो खड़े खड़े हैं कॉलम्स. ठीक है, इसके बाद आती है स्क्वायर मैट्रिक्स. सो स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स. इसके बाद आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, सो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं. तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये 1 है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, ऐसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं. एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई. तो जैसे नंबर 1 होता है ना मैथ्स में, मेरा नंबर 1, सो जैसे नंबर 1 होता है मैथ्स में, वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है. मतलब अगर हम किसी भी मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कराएं, वी विल ऑलवेज गेट बैक द सेम मैट्रिक्स. जैसे 1 होता है ना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ या 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, आंसर हमेशा 2 आएगा, यू गेट बैक द सेम नंबर. वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होती है. आप किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओ तो आपको वही मैट्रिक्स वापस पलट के मिल जाएगी. दैट इज नोन एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. उसी को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है, उसके बाद एक और मैट्रिक्स आती है जिसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स. सो जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो 0 के बराबर होंगे. ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स. ठीक है, सो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स समझने के लिए वो बच्चे जिनकी घर पे कोई इज्जत नहीं है, जिनको बोल दिया जाता है जाओ छोड़ू चीनी लेके आओ, जाओ छोड़ू जरा, जाओ आटा लेके आओ, जाओ छोड़ू जरा घर के थोड़े बहुत काम कर दो, आज काम वाली नहीं आई है चलो बर्तन धो दो, तो ऐसे लोग जिनके घर में ऐसी इज्जत बनी हुई है ऊपर वाले की देन से, ऐसे लोग जो है वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स के फॉर्म में है, जिनकी इज्जत 0 के बराबर है. घर पे कोई इज्जत नहीं देता है तो नंबर लाओगे, बोर्ड्स में अच्छा रिजल्ट लाओगे तभी इज्जत बनेगी. नल मैट्रिक्स से आप स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाओगे, लेकिन नंबर लाने पड़ेंगे, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. राइट, सो इसको कहते हैं नल मैट्रिक्स. ठीक है, लास्ट 2 वीडियोस का लिंक नाजिया जी, लास्ट 2 वीडियोस आप हमारे इसी चैनल पे लाइव सेक्शन पे जाइए, वहां पे आपको लास्ट 2 वीडियोस जो हमने लाइव क्लासेस ली हैं उनके आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे. हमारी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है मैथमेटिक्स ICSE 2024-25 के नाम से. उस प्लेलिस्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वहां पे भी लास्ट 2 वीडियोस और जितने भी मैथमेटिक्स के 1 शॉट वीडियोस हैं वो सब आपको वहां से मिल जाएंगे. ठीक है, पुनीत कह रहा है सर तो पर्सनल हो गए भाई, इनको कैसे पता ये सारी बातें. भाई होता है यार, होता है, ऐसा होता है, बहुतों के साथ होता है. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. सो ये तो हो गई आपकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. राइट, इसके बाद अगर बात करें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में अगर बात करें, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. सो 2 मैट्रिसेस को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2 मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले चेक आपको यह करना है कि उनका ऑर्डर क्या है. सो अगर 2 मैट्रिसेस को हम आपस में ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इट इज वेरी एसेंशियल, इट इज कंपल्सरी कि their order should be equal, their order should be same. Then and only then we can multiply these 2 matrices, sorry, add these 2 matrices or subtract these 2 matrices, else we cannot add or subtract these matrices. तो इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए. जैसे A मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/2, B मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर है 2/2, तो इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है.
अब जब ऐड करेंगे तो ऐड कैसे होता है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मतलब आमने सामने वाले एलिमेंट्स, उनको आपस में ऐड करते हैं. So 1 plus 3 is 4, 2 plus 4 is 6, 3 plus 3 is 6, 4 plus 4 is 8. So we'll get a plus b. Now if we want to find a minus b, so a minus b, माइनस के केस में भी यही होता है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 1 minus 3 is minus 2, 2 minus 4 is minus 2, 3 minus 3 is 0, 4 minus 4 is 0. So this is subtraction. तो इस तरीके से हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं. याद रखिएगा, इन केस ऑफ एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है. सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि a को b से ऐड करो या b को a से ऐड करो, आंसर सेम आएगा. नाउ दिस कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू. स्टेट वेदर द गिवन प्रॉपर्टीज फॉलो फॉर एडिशन. तो उसमें आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज दी जाएंगी, आपको टिक करना है कि हां एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है. सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लगती है इन केस ऑफ मैट्रिक्स एडिशन. सो जब हम मैट्रिसेस को आपस में ऐड करते हैं, अगर हम तीन मैट्रिसेस ले लें ए बी एंड सी, तो हम पहले ए बी को ऐड करें, फिर सी को ऐड करें, या पहले बी सी को ऐड करें, फिर ए को ऐड करें, द आंसर विल बी द सेम. इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है इन केस ऑफ मैट्रिक्स एडिशन. ठीक है. जब हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की, तो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन पे आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, पक्का मिलेगा. यहां से एक क्वेश्चन श्योरली आएगा. फॉर श्योर यू विल गेट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. कैसे करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? सो अगर एक मैट्रिक्स है, लेट्स से ए, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और एक मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर है लेट्स से R क्रॉस C. Now these two matrices can be multiplied together, or we can say these two matrices are compatible. Compatible का मतलब क्या है? Compatible का मतलब है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है. ठीक है. तो ये दोनों मैट्रिसेस को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं? सो द कंडीशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज दैट द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to the number of rows of the second matrix. क्या बोला मैंने ये बोला कि दो मैट्रिसेस को हम तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स. तभी मल्टीप्लाई होगा, वरना मल्टीप्लाई नहीं होगा. एंड द न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका जो ऑर्डर होगा, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स. तो यहां से जो ऑर्डर आएगा इन दोनों के प्रोडक्ट का, a इंटू बी का, वो किसके बराबर आएगा? m क्रॉस c के बराबर आएगा. सो यहां पे ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, इस प्रॉपर्टी पे 100% आपको बोर्ड में इस साल क्वेश्चन मिलेगा. गांठ बांध लो, इस फॉर्मूले को लिख लो. जब लास्ट डे मैथ्स रिवाइज कर रहे हो ना, तो ये जरूर पढ़ के जाना. इस पे क्वेश्चन पक्का आएगा, गारंटीड आएगा. ठीक है. रिडल फायर. सर अगर मैं आपकी वीडियोस देखूं और रोज का सैंपल पेपर करूं तो कितने आ जाएंगे? 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे बेटा, 80 आउट ऑफ 80. उससे कम नहीं आएंगे अगर कोई सिली मिस्टेक नहीं करते हो, वरना 80 आउट ऑफ 80 आएंगे अगर सही करके आओगे. सर ये मालूम है दूसरा चैप्टर क्या बताएं, बताइए ना. दूसरा चैप्टर पे भी आ रहे हैं, बस एक बार जल्दी से रिकैप्चुलेट करा दें, फिर क्वेश्चंस करने हैं. दूसरे चैप्टर्स पे भी आते हैं. ठीक है. बीरेंद्र यादव क्या कह रहे हैं? सर मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में साइन कॉस वाला भी क्वेश्चन आता है. नहीं, वो नहीं आएगा. ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन 11th 12th में आते हैं, 10th के लेवल पे नहीं आएंगे. आपकी बुक में दिए हैं पर आएंगे नहीं. डोंट वरी, बी हैप्पी, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है. क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े. सर आपने गाली दी? नहीं यार, गाली नहीं दी. m क्रॉस सी बताया यार. तुम लोग खुद ही अपने, मतलब निखिल अग्रवाल, तुम खुद ही खेल रहे हो यार. हैं? नहीं भाई, गाली वाली नहीं देता मैं, गाली से बिल्कुल अपोजिट दूर हूं. नाउ मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करता है, कैसे करते हैं ये आपको पता है. फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे. इस तरीके से हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं. आई होप आपको ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है. अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे. सो मैट्रिसेस में बस इतना ही है. इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है एपी एंड जीपी. सो एपी एंड जीपी बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स हैं एपी के और जीपी के. अगर आपने ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े तो मेरा वन शॉट वीडियो पड़ा है एपी और जीपी का, वो देख सकते हो. वहां पे क्वेश्चंस भी दिए हैं, किए हैं, वहां से कर सकते हो. सो एपी टर्म्स आर सेट टू बी इन एपी. एपी में कब होते हैं टर्म्स?
सो A1 A2 A3 A4 अगर इस तरीके से हमको टर्म्स दिए हैं और हमको ये पहचानना है कि क्या ये एपी में है, तो एपी की कंडीशन ये होती है कि सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म अगर करें, दैट इज A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करने पे अगर रिजल्ट सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है हर टर्म के लिए, देन द गिवन प्रोग्रेशन इज सेट टू बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम उसको क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सो अगर सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करने पे जो डिफरेंस आए वो सेम आए हर बार, ऐसी सीरीज को, ऐसे प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस सीरीज, अगर इस सीरीज को आप देखिए तो ये एक एपी की सीरीज है जिसमें कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालेंगे हर टर्म का, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो हर केस में जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, वो 2 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे जनरल टर्म जो होता है एपी का, nth टर्म, दैट इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर d इज योर कॉमन डिफरेंस, इसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, n हो गए आपके नंबर ऑफ टर्म्स, राइट, और a जो होता है दैट इज योर फर्स्ट टर्म। तो जो आपकी सीरीज का फर्स्ट टर्म है उसको हम लेते हैं एज a। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म, राइट। अगर इसी का हम सम का टर्म निकालें, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, एक ये फॉर्मूला होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है n बाई 2a प्लस l, वेयर l इज द लास्ट टर्म ऑफ द AP। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो आप एपी का सम निकाल सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। इससे थोड़ा सा आंसर इजीली आ जाता है, जल्दी आ जाता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। सर यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो यूनिट मैट्रिक्स बोला जाए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाए, बात एक ही है, यूनिट आइडेंटिटी सेम है। जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट जीपी, अगर हम जीपी की बात करते हैं तो जीपी में जो हमारे टर्म्स दिए होते हैं, ये टर्म्स जीपी में तब कहलाते हैं जब सक्सीडिंग टर्म अपॉन प्रीसीडिंग टर्म करने पे जो रेशियो आ रहा होता है वो हर केस में सेम आ जाए। ऐसी सीरीज को, ऐसे प्रोग्रेशन को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 4 8 16 32 सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब यहां पे अगर आप सक्सीडिंग टर्म अपॉन प्रीसीडिंग टर्म करें तो हर केस में जो रेशियो आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो 2 के बराबर आएगा। 4 बाई 2 इज 2, 8 बाई 4 इज 2, 16 बाई 8 इज 2, 32 बाई 16 इज 2। तो यहां पे जो रेशियो निकल के आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है। तो ऐसी सीरीज को, ऐसे प्रोग्रेशन को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है a r की पावर n माइनस 1। यहां पे अगेन वही चीज, a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड r इज द कॉमन रेशियो। तो जो r होता है वो कॉमन रेशियो होता है विच इज सक्सीडिंग टर्म अपॉन प्रीसीडिंग टर्म, बाद में आने वाला टर्म अपॉन पहले आने वाला टर्म। ठीक है, अगर इसके सम का फॉर्मूला बताएं तो इसके सम का फॉर्मूला होता है a r की पावर n माइनस 1, सॉरी a r की पावर n, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये होता है इसका सम का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब r इज ग्रेटर देन 1। अगर r लेस देन 1 है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब r की वैल्यू इज लेस देन 1। तो वैसे इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा लो, चाहे r की वैल्यू बड़ी हो 1 से, चाहे छोटी हो, उससे जरा फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों ही केसेस में सेम आएगा, विल ऑलवेज बी सेम। ठीक, एक कॉन्सेप्ट इसमें और आता है, लास्ट कॉन्सेप्ट जो इसमें बचा, एएम का और जीएम का। एएम बोले तो अरिथमेटिक मीन, जीएम बोले तो ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर 3 नंबर्स दिए हैं ए बी सी एंड दे आर इन एपी, और अगर ये एपी में है तो अरिथमेटिक मीन बी जो होता है, बीच वाला जो टर्म होता है, इसको अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। एंड दिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स डिवाइडेड बाय 2। मतलब दोनों एक्सट्रीम वाले टर्म्स को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म विच इज ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मीन। मीन का मतलब ही होता है बीच वाला टर्म, राइट।
ज्योमेट्रिक मीन, अगर ए बी सी तीन टर्म्स दिए हैं जो जीपी में है, तो यहां से जो बी होता है इसकी वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ ए सी. सो दिस बी इज नोन एज द ज्योमेट्रिक मीन. अगेन ए और सी का प्रोडक्ट का अंडर रूट करेंगे तो वो बी के बराबर होता है. दिस इज नोन एज ज्योमेट्रिक मीन. सो बस यही कॉन्सेप्ट्स हैं इन तीनों चैप्टर्स में. अगर इतने से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए, आपके दिमाग में बैठ गए, तो ये तीनों चैप्टर्स आपने अच्छी तरीके से कर लिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. अब क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस करते हैं. क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, इसको देखते हैं, समझते हैं. दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार जल्दी से देखते हैं और क्वेश्चन को समझ के करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है. कह रहा है इफ ए इज अ मैट्रिक्स ए कॉमा बी एंड बी इज अ मैट्रिक्स सी डी, then only matrix AB is possible, BA is possible, both AB and BA are possible, matrix both AB and BA are possible and AB is equals to BA. ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं. सो मैट्रिक्स A जो है इसका ऑर्डर क्या है, एक रो है, दो कॉलम है. मैट्रिक्स B जो है इसमें दो रोज हैं और एक कॉलम है. तो क्या AB पॉसिबल होगा, क्या AB पॉसिबल है? तो अगर हम ए बी को देखें तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. ये दोनों बराबर हैं, तो ए बी पॉसिबल है, डेफिनेटली है. ठीक है, उसके बाद क्या बी ए पॉसिबल है? तो बी ए के लिए फिर से चेक कर लेते हैं. सो बी ए की जब अपन बात करेंगे, सो बी ए में नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए. सो डेफिनेटली ये भी पॉसिबल है. ए बी भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है. लेकिन अगर हम ए बी का ऑर्डर निकालें तो ए बी का ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस 1 और बी ए का अगर ऑर्डर निकालें तो बी ए का ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2. तो क्या दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो सकती हैं जब उनके ऑर्डर अलग अलग हो? द आंसर इज नो, नेवर, नॉट. कभी नहीं हो सकता ऐसा. सो ओनली मैट्रिक्स ए बी इज पॉसिबल, ओनली बी ए इज पॉसिबल, ये गलत है. ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं हो सकती. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विच इज बोथ मैट्रिसेस ए बी एंड बी ए आर पॉसिबल. ये दोनों ही मैट्रिसेस पॉसिबल हैं. चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी ऑप्शन. निखिल अग्रवाल, वेरी गुड, सही आंसर है. मिर्जा सही है, मिर्जा गर्ल बिल्कुल सही, सी इज द करेक्ट आंसर. गेस्ट पेपर 6 से 10 तक के सॉल्यूशंस कब आएंगे? बहुत जल्दी आ जाएंगे भाई. सारे सॉल्यूशंस बने हुए रेडी हैं, बहुत जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे. अभी बहुत टाइम है मैथ्स के पेपर में, सो डोंट वरी, बी हैप्पी. ठीक है, पहले सारे कर तो लो, फिर सॉल्यूशन आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैट्रिक्स ए इसके बराबर है और ए स्क्वायर 0 के बराबर है तो के की वैल्यू निकालें. तो मैट्रिक्स ए क्या है? सो मैट्रिक्स ए है 6 9 माइनस 4 के एंड ए स्क्वायर अगर हम निकालें ए स्क्वायर तो ए को ए से मल्टीप्लाई कराना इज ए स्क्वायर. ठीक है, तो इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके ऊपर उड़ता हुआ तीर लगाया, इसके ऊपर गिरता हुआ तीर लगाया, दोनों को मल्टीप्लाई किया. फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, 6 6 36, 9 4 36 माइनस हो गया. ठीक है, देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम, 6 9 36 प्लस 9k. Then the next element is 6 4s are 24 minus 4k. Next element is 4 9s are 36 plus k square. And this is equals to 0 0 0 0. ये सब किसके बराबर हैं? ये सब 0 के बराबर हैं. हमसे कह रहा है then find the value of k. k की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है. So k की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा भाई? इसको देखिए, अगर इसको हम यहां पे रखें, इसको 0 से इक्वेट करें, so minus 24 minus 4k is equals to 0. So minus 24 is equals to 4k. So k की वैल्यू आ जाएगी यहां से किसके बराबर? So k की वैल्यू आ जाएगी यहां से -6 के बराबर. ठीक है, -6 के बराबर आएगी. यहां से अगर हम k की वैल्यू निकालें, फोर्थ एलिमेंट से अगर k की वैल्यू निकालें तो k की वैल्यू यहां से जो आएगी वो आएगी +-6 के बराबर. अब यहां पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा और जो एमसीक्यूज के रिस्पॉन्सेस दिए हैं उसमें भी कंफ्यूजन दिया है. +-6 है या -6 इज द करेक्ट आंसर. अब देखो, अगर यहां पे हम +6 रख देते हैं तो +6 रखने से ये 0 के बराबर नहीं बनेगा. सो +6 विल नॉट सैटिस्फाई दिस पार्ट, +6 विल ऑल्सो नॉट सैटिस्फाई दिस पार्ट, +6 विल ओनली सैटिस्फाई द लास्ट पार्ट. लेकिन हमको जो नंबर देना है, जो आंसर देना है, वो एक ऐसा नंबर देना है जो हर जगह
फॉलो करे, जो हर जगह लग रहा हो, जो हर जगह LHS RHS के बराबर है। तो ऐसा नंबर क्या है? ऐसा नंबर है k is equals to -6 is the correct option. So -6 ऑप्शन B is the right answer. ऑप्शन B कौन कौन कह रहा है भाई? ऑप्शन B तन्मय 6 नहीं -6 आंसर है। यस, मिर्जा भी कह रही है B, तन्मय कह रहे हैं -6। ओके, ठीक है। सो -6 इज द करेक्ट आंसर, -6 सही आंसर आएगा। करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ये भाई खोल देना, चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स, देन द थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज इज, थर्ड टर्म निकालना है, Sn दिया है, ठीक है। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या कर लीजिए, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। nth टर्म का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। तो थर्ड टर्म निकालना है, अगर हम nth टर्म निकाल ले, n की जगह 3 रख दे, थर्ड टर्म मिल जाएगा। सो nth टर्म का फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। अब Sn हमको दिया है किसके बराबर? n स्क्वायर माइनस n माइनस ऑफ Sn माइनस 1 का मतलब है जहां जहां n आ रहा है वहां वहां n माइनस 1 रख दे। सो दिस इज n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस n माइनस 1, राइट। सो दिस इज n स्क्वायर माइनस n माइनस ऑफ, इसको स्क्वायर को खोले, सो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n माइनस n प्लस 1। सो जब ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो ये जो ब्रैकेट में माइनस आ रहा है ये अपने आप पॉजिटिव +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अगर अपन फर्दर और सॉल्व करें, सो दिस कैन बी रिटन एज n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n कितना हो जाएगा? -3n प्लस 2, ठीक है। और इस माइनस को अगर अंदर लेके जाएंगे तो ये जो -3n आ रहा है ये प्लस हो जाएगा, और जो ये +2 आ रहा है ये -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स सॉल्व दिस। n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, 3n माइनस n, ये हो गया 2n माइनस 2। दिस इज योर nth टर्म। अब हमसे क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए? कह रहा है फाइंड द थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? हम n की जगह 3 पुट कर देते हैं यहां पे, तो हमको थर्ड टर्म मिल जाएगा। सो थर्ड टर्म विल बी 3 2 6 माइनस 2, दैट इज 4. So third term is equals to 4. Option B is the right answer for Vedant. Option B बिल्कुल सही आंसर है। Very good, बहुत बढ़िया, लल्लन टॉप, जबरदस्त। Option B is the right answer. This is the correct answer. ठीक है, चलिए let's move on to the next question. कह रहा है which of the following is not a geometric progression? So GP में क्या होता है? Succeeding term upon preceding term का रेशियो सेम होना चाहिए हर केस में। So 1/1/3 3 आ जाएगा, 3/1 भी 3 आ जाएगा, ये जीपी में है। 1/5 1/5 1/5 1/5 ये भी जीपी में है, ये भी जीपी में है। ये वाला जो टर्म है ये जीपी में नहीं है। सो कह रहा है इनमें से कौन सा जीपी में नहीं है? तो द आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि सक्सीडिंग टर्म अपॉन प्रीसीडिंग टर्म करोगे तो हर केस में सेम नहीं आएगा। दिस इज नॉट इन जीपी। नेक्स्ट, मैट्रिक्स का क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड मैट्रिक्स एम इज AM इज इक्वल्स टू B, वेयर B दिया हुआ है, देन दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M इज। देखो ऑर्डर पे क्वेश्चन आ रहा है और एक क्वेश्चन नहीं आया, अभी तक 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब CISC काउंसिल कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के रूल पे आपको पक्का एक क्वेश्चन आएगा। ये कह रहा है CISC काउंसिल चिल्ला चिल्ला के। अब इसको समझने वाली बात है, तो जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, जो ICSC ISC बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, उनको समझ में आ जाता है। जो नहीं पढ़ा रहे हैं, जो नए नए CBSE से ISC ICSC पढ़ाने लगते हैं, उनको नहीं समझ में आता है। तो आपको समझना है कि किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है। सो ए मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर क्या है भाई? इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। M वाली जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमको यह पता है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो 2 क्रॉस 24 224 के बराबर है। अब इसका ऑर्डर अगर देखें तो इसका ऑर्डर किसके बराबर है? 2 क्रॉस 1 के बराबर है, राइट। तो अब देखिए अगर M वाले का ऑर्डर हमको नहीं पता, सो लेट्स से इसका ऑर्डर ले लिया जाए X क्रॉस Y के बराबर। यस, अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं का मतलब क्या है? ये मल्टीप्लाई तभी होंगी जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है X की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 2 के बराबर होनी चाहिए। अब Y की वैल्यू निकाल लेते हैं। Y की वैल्यू कैसे आएगी? सो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है विच इज B, उसका जो ऑर्डर है विल बी इक्वल टू 2 क्रॉस Y, राइट। तो AB का जो ऑर्डर है
प्रोडक्ट का, am का जो प्रोडक्ट आ रहा है उसका ऑर्डर क्या आ रहा है 2 क्रॉस y, और ये किसके बराबर है 2 क्रॉस 1, तो यहां से y की वैल्यू अगर कंपेयर करें तो किसके बराबर आ गई, y की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। इसका मतलब है m वाली जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 दिया है ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 2 क्रॉस 1। वेरी गुड बाबा टिल्लू, बाबा टिल्लू सही आंसर है आपका, दैट सैवेज बिंक सही आंसर है आपका, आशा सही आंसर है, निखिल अग्रवाल सही आंसर है भाई, बिल्कुल ऋतिक भाई सही आंसर है बी ऑप्शन, तन्मय ग्रोवर बी ऑप्शन, मिर्जा गर्ल बी ऑप्शन, वेरी गुड, आशा सक्सेना बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सही आंसर यही है 2 क्रॉस 1। इस पे क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन a1 a2 a3 and b1 b2 b3 आर रियल नंबर्स, a1 a2 a3 ये सब रियल नंबर्स हैं, b1 b2 b3 ये भी सब रियल नंबर्स हैं, सच दैट a1 माइनस b1 इज इक्वल्स टू a2 माइनस b2 इज इक्वल्स टू a3 माइनस b3 इज इक्वल्स टू, लेट्स से ये बराबर है r के या d के या x मान लेते हैं, x आर ऑल इक्वल। तो ये जो रियल नंबर्स हैं, ये जो रियल नंबर्स हैं, इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो हमेशा डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है। a1 माइनस b1, a2 माइनस b2, a3 माइनस b3, ये किस तरीके की सीरीज बना रहे हैं, तो अगर ये सारे नंबर्स बराबर आ रहे हैं, तो ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर, तो यहां पे ये किस तरीके की सीरीज बन रही है, सो ये अरिथमेटिक सीरीज बन रही है, और अरिथमेटिक में भी जो d आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, सो अरिथमेटिक d इज इक्वल्स टू 0। एक और चीज बताइए, अगर आपको ये सीरीज दी है लेट्स से 2 2 2 2 2, क्या ये सीरीज जीपी में होगी कि नहीं होगी, बताइए क्या ये सीरीज जीपी में होगी कि नहीं होगी। जीपी में क्या टर्म होता है, जीपी में कंडीशन क्या होती है, सक्सीडिंग टर्म अपॉन प्रीसीडिंग टर्म का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। 2/2 करेंगे कितना आएगा 1, 2/2 करेंगे कितना आएगा 1, 2/2 करेंगे कितना आएगा 1, 2/2 करेंगे कितना आएगा 1। तो अगर यहां पे भी आप देखो, क्योंकि ये जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का वो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो अगर सेम आ रहा है तो अगर हमने इस डिफरेंस को 2 ले लिया लेट्स से, सो a1 माइनस b1 भी 2 है, a2 माइनस b2 भी 2 है, a3 माइनस b3 भी 2 है, तो ये सारी सीरीज 2 2 2 2 2 के फॉर्म में बन गई, करेक्ट। अब कॉमन रेशियो भी जब हम ले रहे हैं तो भी 1 के बराबर आ रहा है, मतलब ये जीपी भी है जिसका कॉमन रेशियो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो करेक्ट आंसर होना चाहिए ज्योमेट्रिक r इज इक्वल्स टू 1 या फिर अरिथमेटिक d इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों ही आंसर्स करेक्ट आंसर्स होने चाहिए। काउंसिल ने जो ये जो पेपर में दिया है CFQ में जो ये क्वेश्चन दिया है, इसके ऑप्शंस गड़बड़ दिए हैं, इसका आंसर ये भी होगा और इसका आंसर ये भी होगा, दोनों ही आंसर इसके सही होंगे। क्यों सही होंगे इसका रीजन भी मैंने आपको यहां पे बता दिया, ठीक। अगर आप चेक करोगे इसका आंसर CFQ की शीट में, क्योंकि आंसर्स भी दिए हैं, तो ISC बोर्ड ने आंसर दिया है अरिथमेटिक d इज इक्वल्स टू 0, पर ऐसा नहीं है, ये जीपी भी हो सकता है, ज्योमेट्रिक r इज इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है, और एपी भी हो सकता है विद d इज इक्वल्स टू 0। तो इसका करेक्ट आंसर जो देना होना चाहिए था वो हो सकता है अरिथमेटिक d इज इक्वल्स टू 0 और जीपी r इज इक्वल्स टू 1। तो दोनों ही आंसर सही हैं, ठीक। गलत दिया है कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन में, तो बोर्ड में तो सही आंसर पे नंबर मिलेंगे, तो मैंने सही आंसर बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगर A और B मैट्रिक्स दी है और M मैट्रिक्स हाफ ऑफ A माइनस 2B प्लस 5L के बराबर है, वेयर L इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमको M की वैल्यू बतानी है, वी हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स M। सो मैट्रिक्स M निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमको हाफ ऑफ A निकाल लेते हैं। सो हाफ ऑफ A का मतलब है A को 2 से डिवाइड कर दो, अगर A को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -3 0 2 1। सो दिस इज हाफ ऑफ A। उसके बाद हमको क्या निकालना है, -2b, तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं -2b की वैल्यू। सो -2b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो -2 0 -2 -6। L क्या है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो इन बाकी मैट्रिसेस का ऑर्डर है। क्यों, क्योंकि तभी हम आपस में इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, वरना ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। हमको क्या निकालना है, यहां से 5L निकालना है, तो अगर 5L लिखें तो 5L किसके बराबर आ जाएगा, 5L आ जाएगा 5005 के बराबर। अब हमको इन सबको ऐड करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो माइनस करने की जरूरत नहीं, सबको ऐड कर लो। इस तरीके से करोगे कभी गलती नहीं करोगे, आंसर गलत नहीं आएगा। अब इन सबको अगर ऐड कर लिया जाए, वील गेट द वैल्यू ऑफ M। तो वैल्यू ऑफ M क्या आ जाएगी, -3 -2 कितना हो गया, माइनस का 5 प्लस का 5 हो गया 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0 0 प्लस 2 -2 2 -2 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, ठीक।
देन 1 -6 दैट इज -5 प्लस 5 ये भी आ गया 0 के बराबर। तो ये कैसी मैट्रिक्स आ गई? ये आ गई एक नल मैट्रिक्स, या फिर इसको हम बोल सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो कह रहा है फाइंड m, सो n विल बी नथिंग बट 0 0 0 0। यही मैट्रिक्स है हमारी नल मैट्रिक्स। वेरी गुड तन्मय ग्रोवर, बहुत बढ़िया। मिर्जा गल, बहुत बढ़िया। चौधरी वंश, बहुत बढ़िया भाई। क्लियर है? बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका आंसर करेक्ट है 0 0 0 0। m इज अ नल मैट्रिक्स। बहुत बढ़िया जैस्मीन, सावेज ब्लिंग, तन्मय ग्रोवर, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? कह रहा है राइट द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ होल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 and 7। तो हमको एक ऐसी अरिथमेटिक सीरीज प्रोग्रेशन फाइंड करना है जिसमें जो नंबर्स हो वो 3 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो। सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो PYQ में पहले बहुत सालों में ऐसे क्वेश्चंस आते रहे हैं। सो ये क्वेश्चन के भी आने की संभावना काफी ज्यादा है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 3 and 7 से डिविजिबल हो एक ऐसा नंबर ढूंढना है। तो 3 and 7 से डिविजिबल होने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले 3 और 7 को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो नंबर क्या आ गया? 21। नाउ 21 को लिखिए और इसके आगे के सारे मल्टीपल्स लिखते चले जाइए। तो अगर हम इसके मल्टीपल्स लिखते चले जाएंगे तो ये इस तरीके से आता चला जाएगा, राइट? तो ये जो हमारी सीरीज है, ये जो हमारे टर्म्स हैं, ऑल दीज टर्म्स आर डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 7। करके देख लीजिए। ये भी 3 7 से डिविजिबल है, ये भी 3 7 से डिविजिबल है, क्योंकि ये 21 की टेबल में आ रहा है। 21 की टेबल ही क्यों ली? क्योंकि हमने सबसे पहले 3 और 7 को मल्टीप्लाई कराया तो हमको वो नंबर्स मिल गए जो 21 से जो 3 और 7 से डिविजिबल है। इसी के जो मल्टीपल्स होंगे वो हमेशा 3 और 7 से डिविजिबल होंगे। तो इस तरीके से हमने पूरी सीरीज लिख ली। तो ये आ गई हमारी अरिथमेटिक सीरीज TN, जो हमसे फर्स्ट पार्ट ऑप्शन ए में पूछने के लिए कह रहा था। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है? हाउ मेनी ऑफ दीज टर्म्स आर 2 डिजिट नंबर्स, राइट देम। कौन कौन से टर्म्स जो हैं वो 2 डिजिट नंबर्स हैं, उनको लिखना है। अब 84 के बाद अगर हम नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 105, राइट? भाई 21 ऐड करो, 21 ऐड करो, 21 ऐड करते चले जाओ, ऐसे हमको नंबर्स मिलते चले जाएंगे। तो ये तो 3 डिजिट का हो गया। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा था हाउ मेनी ऑफ दीज 2 डिजिट नंबर्स, कितने 2 डिजिट नंबर हैं? 1 2 3 4। सो 4 नंबर्स आर 2 डिजिट नंबर्स। ये कैसे हैं? 2 डिजिट नंबर्स हैं। कौन कौन से नंबर हैं? तो नंबर है 21, 42, 63 एंड 84। दीज आर द नंबर्स। ठीक, बहुत आसान है। सी ऑप्शन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस AP। इस AP के फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है, यानी S10 चाहिए, विच इज इक्वल्स टू 10/2, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 10 minus 1, that is 9 into the common difference which is equals to 21। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो गया 10/2, 42 प्लस 9 2 जार 18, 9 1 जार 9। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करके कितना आ जाएगा? ये ऐड करके आ जाएगा 9 2 11, एक कैरी फॉरवर्ड 4 1 12, एक 13, 231 इंटू 10/2। सो 231 इंटू 10/2, 231 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2310 और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो 2 11 टाइम्स इज 22, माइनस किया 11 आया, 5 से किया 10 आया, 5 से किया। सो द करेक्ट आंसर इज 1155। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज नथिंग बट 1155। तो यहां पे हमने सिंपल सा सम का फॉर्मूला लगाया है। सम में हमने n की वैल्यू पुट की 10, a की वैल्यू पुट की 21, कॉमन डिफरेंस 21 के बराबर है और यहां पे वैल्यूज पुट करके हमने आंसर निकाला। 1155 आंसर आ रहा है। तन्मय ग्रोवर सही है, आयुषी सही है, 231 आयुषी नहीं है बेटा। सम इज 1155, 210 नहीं है तन्मय भाई, 1155 आंसर है इसका। 1155 इज द करेक्ट आंसर। ऋतिक राज, हर्ष, सब लोग 1155 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 60th क्वेश्चन कह रहा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय √3 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, सो n इज अ नेचुरल नंबर। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला नंबर आ जाएगा √3, दूसरा आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा √3 की पावर 3। सो √3 की पावर 3 हो जाएगा 3√3, फिर √3 की पावर 4, तो ये √3 की पावर 4 क्या आ जाएगा? 9 के बराबर। सो ऑन एंड सो फोर्थ। कह रहा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 2 3 4। एक और टर्म लिख लेते हैं,
सो एक और टर्म क्या आ जाएगा, रूट 3 की पावर 5. सो रूट 3 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं भाई. सो यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, ये रूट 3 ऐसे हो जाएगा, 3 3 9. सो ये हो जाएगा 9 रूट 3. दीज आर द फर्स्ट 5 टर्म्स जो सबसे पहले बोला था लिखने के लिए, हमने लिख लिया, बहुत बढ़िया. अब ऑप्शन ए में कह रहा है क्या ये एपी में है या ये जीपी में है, क्या ये एपी में है या ये जीपी में है. तो ये डेफिनेटली जीपी में है, क्योंकि सक्सीडिंग टर्म अपॉन प्रीसीडिंग टर्म अगर आप करेंगे 3 बाई रूट 3 करेंगे तो रूट 3 के बराबर आएगा, 3 रूट 3 बाई 3 करेंगे तो भी रूट 3 के बराबर आएगा. तो यहां पे जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है फॉर एवरी सक्सेसिव टर्म अपॉन प्रीसीडिंग टर्म. तो ये रूट 3 के बराबर है. तो ये कैसा है, ये जीपी में है, ये एपी में नहीं है. If the sum of its first 10 terms is this, find the value of p. Sum of first 10 terms निकाल लीजिए. Sum of first 10 terms किसके बराबर होता है, so ये हो जाएगा 10 by 2, 2 times of a की वैल्यू है रूट 3 प्लस n माइनस 1 यानी 9. कॉमन डिफरेंस कितना है, रूट 3. इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये किसके बराबर दिया है, p टाइम्स ऑफ 3 प्लस रूट 3. तो यहां से क्या आ जाएगा, 10 बाई 2 को एज इट इज लिखा हमने यहां पे. अब यहां पे अगर अपन रूट 3 को कॉमन ले लें तो ये बचेगा 2 प्लस 9, यही बचेगा. यस, इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, 9 प्लस 2 करेंगे तो 11 आ गया. सो ये आ गया 10 बाई 2 इंटू 11 रूट 3. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू p टाइम्स ऑफ 3 प्लस रूट 3. तो ये किसके बराबर हो गया, p टाइम्स ऑफ 3 प्लस रूट 3. अच्छा सॉरी, गलत कर दिया. यस, गलत कर दिया. यहां पे मैंने जीपी था, एपी का फॉर्मूला लगा दिया, ये गलत हो गया यहां पे. सॉरी, ये गलत कर दिया भाई. सम में जीपी का फॉर्मूला लगेगा, जीपी में था, एपी का फॉर्मूला लगा दिया, माय बैड. जीपी का फॉर्मूला लगाना है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी विच इज इक्वल्स टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. दिस इज इक्वल्स टू p टाइम्स 3 प्लस रूट 3. सो ये जीपी है, तो जीपी में हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सम का फॉर्मूला आ जाएगा. इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो यहां से क्या आ जाएगा, a की वैल्यू है रूट 3 टाइम्स रूट 3, r की वैल्यू है रूट 3 की पावर n माइनस 1. n क्या है यहाँ पे, n बराबर है 10 के. ठीक है, n बराबर है 10 के. क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 10 टर्म्स दिया है. ठीक है, अपॉन r माइनस 1 दैट इज रूट 3 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू p टाइम्स 3 प्लस रूट 3. सो ये आ रहा है यहां से. अब हमको यहां से p की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, p की वैल्यू निकालनी है तो p की वैल्यू कैसे निकालेंगे. सो p की वैल्यू निकालने के लिए यहां पे सबसे पहले p की वैल्यू निकालने के लिए, नाराज हो गया भाई ये, हाँ इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं अगर ये ऊपर होना चाहे तो. हाँ भाई, p की वैल्यू निकालनी है तो p की वैल्यू कैसे निकलेगी यहां से. सो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रूट 3 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करा दे तो रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे. रूट 3 इंटू रूट 3 की पावर 10, बेस सेम होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं. सो ये हो जाएगा रूट 3 की पावर 11 माइनस रूट 3 टोटल अपॉन रूट 3 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू p टाइम्स ऑफ 3 प्लस रूट 3. यही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक, हमको p की वैल्यू निकालनी है. हम इस रूट 3 माइनस 1 को राइट साइड ले जाएं अगर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3 की पावर 11 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू, यहां से आ गया p टाइम्स 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 1. सो ये आ गया रूट 3 की पावर 11 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू p टाइम्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया 3 रूट 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस रूट 3, ये आ गया. ठीक, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो गया. ठीक, यहां से अगर हम देखें तो ये हो गया रूट 3 की पावर 11 माइनस रूट 3. दिस इज इक्वल्स टू, यहां पे बचा p टाइम्स ऑफ 3 रूट 3 माइनस रूट 3. अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं रूट 3 की पावर 11 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू p टाइम्स, इसमें से रूट 3 अगर कॉमन ले लें तो बचेगा 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2. तो ये हो गया रूट 3 की पावर 11 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू 2 रूट 3 टाइम्स p.
अब इस 2√3 को लेफ्ट साइड ले जाएं तो ये नीचे चला जाएगा, 2√3 हो जाएगा, यहां पे बचा p के बराबर। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो इसको रैशनलाइज ही कर सकते हैं। सो √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी यहां से √3 की पावर 12 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 3। अब √3 की पावर 12 को क्या लिख सकते हैं? तो देखिए √3 का मतलब क्या होता है, √3 की पावर 12 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब होता है 3 की पावर 1/2, टोटल की पावर 12, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल्स टू 3 की पावर 6 माइनस 3 अपॉन 2 3 जार 6। ये आ गया यहां से। ठीक है, ये p की वैल्यू आ गई। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अगर कॉमन निकाल लीजिए तो 3 को बाहर किया, यहां बचा 3 की पावर 5 माइनस 1 टोटल अपॉन 6। 3 से ये कैंसिल हुआ, 2 टाइम्स हो गया। 3 की पावर 5 निकालना है अब हमको। सो 3 की पावर 5 का मतलब है 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 बार मल्टीप्लाई किया, 9 9 3 9 9 जार 81, 81 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 243, 243 माइनस 1 करेंगे 242 आ जाएगा। सो ये आ गया 242 अपॉन 2, 2 से कैंसिल किया 121। सो द फाइनल वैल्यू ऑफ p इज 121। नाउ दिस इज अ बिट लेंदी, थोड़ा सा लेंदी है, सॉल्व कर रहे हैं, p की वैल्यू आ रही है, पर ये क्वेश्चन अगर आएगा तो या तो 4 नंबर का आएगा या तो 3 नंबर का आएगा, और ये आपके ए वाले पार्ट में भी आ सकता है कंपलसरी पार्ट में, या बी वाले पार्ट में भी आ सकता है किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो पी की वैल्यू यहां से क्या आ रही है 121 के बराबर आ रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट। क्लियर है भाई? सर वी कैन सी फ्रॉम बोर्ड्स रिफ्लेक्शन यू आर कॉपिंग फ्रॉम बुक। भाई ठीक है, तुम मान लो यार कॉपिंग फ्रॉम बुक है भाई, बुक तो खुली हुई है मेरे सामने, ये बुक खुली हुई है भाई, बुक खुली हुई है, बुक में सारे क्वेश्चन के आंसर थोड़ी ना है। बाकी तुमको जो मानना है मानो, तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होता। मैं कॉपी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, तुमको बोर्ड में करके आना है दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं 10वीं पास हो चुका हूं, मैं 12वीं पास हो चुका हूं, मेरे अच्छे परसेंटेज आ गए, मैं जिंदगी में ठीक ठाक कर रहा हूं। तुमको पास होना है तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सर इज कॉपिंग फ्रॉम बुक नॉट कॉपिंग फ्रॉम बुक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिवन अ मैट्रिक्स ए एंड अ मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज अ नल मैट्रिक्स। वेरी गुड। ए और बी को जब अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एक नल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। कह रहा है ऑर्डर ऑफ द नल मैट्रिक्स क्या होगा। तो देखिए फिर से मल्टीप्लीकेशन के ऑर्डर पे क्वेश्चन आया है। देखो बार बार वही बता रहा हूं, वही क्वेश्चन आएगा। ए का ऑर्डर क्या है? ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। बी का ऑर्डर क्या है? बी का ऑर्डर है 2 रोज है, 1 कॉलम है, 2 क्रॉस 1। क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगी? बिल्कुल डेफिनेटली होंगी। जो यहां पे नल मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? तो जो नल मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 1 के बराबर। ठीक है, कह रहा है ऑर्डर ऑफ द नल मैट्रिक्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द नल मैट्रिक्स? ऑर्डर ऑफ द नल मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 1 के बराबर। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई की पॉसिबल वैल्यूज निकालने के लिए हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेट करना है विद अ नल मैट्रिक्स। चलिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए को लिख लेते हैं, बी को लिख लेते हैं। सो ए मैट्रिक्स है हमारी x1 y2 दिस मल्टीप्लाइड बाय x एंड x माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस 1, 2 रोज होंगी, 1 कॉलम होगा। सो 2 रोज हो गई, 1 कॉलम हो गया, 0 0 इस तरीके की नल मैट्रिक्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, सो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट कॉलम, एक ही कॉलम ही है उसमें, सो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2x माइनस 4। ये आ गई हमारी मैट्रिक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू 0 0। ठीक है, यहां से ये 0 0 के बराबर आ गया। अब क्या करना है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। सो इसको इससे इक्वेट करो, इसको इससे इक्वेट करो। यहां से आपकी x की 2 वैल्यूज आएंगी, 1 वैल्यू 2 वैल्यू, और y की भी यहां से 2 वैल्यूज आएंगी, 1 वैल्यू 2 वैल्यू। इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ यहां से x की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ये आपका बन गया 0 के बराबर।
दूसरा वाला बन गया एक्स वाई प्लस 2x माइनस 4, ये बन गया 0 के बराबर, ठीक है। तो यहां से ये आ गया इसका फाइनल आंसर, इसको सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर। x की वैल्यू आ रही है 1, -2 एज टोल्ड बाय चौधरी वंश 001। x की वैल्यू 1 और -2 आ रही है, बहुत अच्छी बात है भाई, क्लियर है। x की वैल्यू 1 और -1 -2 आ रही है, बिल्कुल सही। y की वैल्यूज निकाल लो, तो y की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो भाई, ये सब सॉल्व करना आपको आता है, दैट्स अ चिंटू थिंग, राइट। बहुत आसान चीज है, आराम से कर लेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी 2017 14 इज 65, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द लास्ट टर्म। तो हमको एपी दिया हुआ है 20 17 14 इस तरीके से दिया हुआ है, और जो सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 65। कह रहा है नंबर ऑफ टर्म्स बताइए और लास्ट टर्म बताइए। तो इस एपी को सबसे पहले एनालाइज करो। एपी में आपको फर्स्ट टर्म पता है 20 के बराबर, और कॉमन डिफरेंस पता है किसके बराबर? -3 के बराबर। सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म अगर करोगे तो सक्सीडिंग टर्म है 17, -20 करोगे तो माइनस का 3 आएगा। दिस इज द कॉमन डिफरेंस। गलती मत करना, +3 मत लिख देना, नंबर कट जाएंगे, ठीक। सम ऑफ एन टर्म्स में अगर हम फॉर्मूला लगाए तो सम ऑफ एन टर्म्स 65 इज इक्वल्स टू n/2 into 2 times of a plus n minus 1 into d, which is equals to -3, and this is equals to 65 as given in the question। 2 को इधर ले जाइए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया 130 is equals to n times 40 minus 3n plus 3। so ये हो गया 130 is equals to n times minus 3n, 40 plus 3 is 43। so यहां से आ गया, इस 3n स्क्वायर को इधर ले आएंगे, सो 130 इज इक्वल्स टू -3n स्क्वायर प्लस 43n, सबको एक तरफ ले आइए, सो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस -43n प्लस 130 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां से जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वील गेट द वैल्यूज ऑफ n। दो वैल्यूज मिलेंगी, एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। नेगेटिव वैल्यू को निग्लेक्ट कर दीजिएगा, नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकती, नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो सिर्फ क्या मिलेगा हमको? पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगी। पॉजिटिव वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। अब अगर ये स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म हो जाए तो स्प्लिट कर देना, अगर ये स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म ना हो तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मल श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे भी आंसर आ जाएगा। डेफिनेटली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है भाई। लास्ट टर्म अगर हमको निकालना है तो जैसे ही हमको n की वैल्यू मिल जाएगी तो हमको लास्ट टर्म भी मिल जाएगा। लास्ट टर्म के लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, विच इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस -3 के बराबर है। सो यहां से हमको nth टर्म मिल जाएगा। जैसे ही हमको n की वैल्यू प्राप्त हो जाती है हमको nth टर्म मिल जाएगा, करेक्ट है। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। क्या ये सबको क्लियर है? n की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? n की वैल्यू आ रही है 16 और किसी की आ रही है 10। सही वैल्यू क्या आ रही है? जल्दी बताइए, देखिए समझिए और बताइए n की वैल्यू क्या आ रही है। हाँ भाई, यहां से n की वैल्यू क्या आ रही है? n की वैल्यू आ रही है 10 के बराबर। n की वैल्यू आएगी यहां से 10 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 10। यहां पे 10 रखेंगे तो हमको लास्ट टर्म भी मिल जाएगा। लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू 20 प्लस 10 माइनस 1, दैट इज 9 माइनस 3। 9 माइनस 3 कितना होता है? माइनस का 27। सो द लास्ट टर्म इज -7। सो -7 इज द लास्ट टर्म। दिस इज द फाइनल आंसर। सो n की वैल्यू 16 नहीं आएगी भाई, 10 आएगी। जिसने 16 निकाली है गलत निकाली है, 10 वैल्यू आएगी। द करेक्ट आंसर इज 16। सो 16 इज द राइट आंसर एंड द लास्ट टर्म इज -7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है a दिया है, b दिया है, c दिया है, d दिया है। कह रहा है क्या AC पॉसिबल है? A का ऑर्डर क्या है? A का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। C का ऑर्डर क्या है? C का ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, नॉट पॉसिबल। इज द प्रोडक्ट AC पॉसिबल? द आंसर इज नो।
Justify your answer because the number of columns of first matrix is not equal to the number of rows of second matrix, therefore not possible. फिर कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट AB प्लस बी स्क्वायर माइनस DC x के बराबर होगा. तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको AB निकालना पड़ेगा. तो A और B को मल्टीप्लाई कर लो. फिर B स्क्वायर का मतलब है इसको खुद ही से मल्टीप्लाई कर लो, B स्क्वायर मिल जाएगा. DC का मतलब है D और C को मल्टीप्लाई कर लो. इन सबको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है. ये चिंटू सी चीज आप अपने आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. ये तो बहुत बेसिक सी चीज है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स एडिशन, ये आपको आता ही है. तो ये थोड़ा लेंदी है, बस लंबा है, पर टेंशन वाली बात नहीं है, चिंटू क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सीक्वेंस 2 9 16 इज गिवन. कैसी सीक्वेंस है, 9 माइनस 2 करेंगे 7, 16 माइनस 9 करेंगे 7. एपी की है ये. आइडेंटिफाई इफ द सीक्वेंस इज एन एपी और जीपी. सो आंसर इज एपी. जीपी तो नहीं है, एपी है. ठीक है, रीजन क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म कर रहे हैं तो 7 के बराबर आ रहा है. कह रहा है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस. तो 20th टर्म किसके बराबर आ जाएगा, a प्लस 19 इंटू डी. सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा. ठीक है, सो 9 7 63, 3 6 कैरी हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा, 7 और 6 13, तो 133 हो जाएगा. 133 प्लस 2 करेंगे, सो 135 विल बी द फाइनल आंसर. सो द 20th टर्म विल बी 135. कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स 22 टर्म्स एंड 25 टर्म्स. बहुत आसान है, कैसे करेंगे. सो सम ऑफ 25 माइनस सम ऑफ 22 विल बी इक्वल टू 25/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1. 25 माइनस 1 इज 24 और d की वैल्यू है 7 माइनस 22 टर्म्स का सम हो जाएगा 22/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 21 इंटू 7. अब इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है. सिर्फ ये लेंदी है, कुछ भी कॉन्सेप्ट जैसा नहीं है. यू हैव टू ओनली सब्ट्रैक्ट दीज टर्म्स. इनको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लो, यू विल गेट द फाइनल आंसर. सो फाइनल आंसर आपको यहां से मिल जाएगा. बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है मुश्किल वाली चीज, आसान है, इजीली हो जाएगा. ठीक है भाई, क्लियर है भाई. गेस्ट पेपर्स में मैक्सिमम क्वेश्चन कौन सी बुक के हैं बेटा, गेस्ट पेपर्स में क्वेश्चंस बुक से नहीं है, हमने 4 5 6 बुक्स ली हैं, उनसे क्वेश्चंस बनाए हैं, कोई एक पर्टिकुलर बुक से नहीं है. प्लस उसमें जो MCQs दिए हैं, जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन दिए हैं, वो अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं. जिस टाइप के क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं वैसे क्वेश्चंस दिए हैं. तो कोई पर्टिकुलर बुक से नहीं बनाया है. अगर बुक से ही बनाना होता तो भाई उसको गेस्ट पेपर नहीं बोलते, किताब कह देते. बुक से नहीं बने हैं, अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग जगह से लिए गए हैं, इसीलिए वहां से पेपर फंसता है. इज द टर्म 102 बिलोंग टू दिस सीरीज. क्या 102 इस सीरीज में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा. तो इसको करने के लिए हम 102 को ले लेंगे nth टर्म के बराबर. nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अगर n हमारा होल नंबर के फॉर्म में आता है, नेचुरल नंबर के फॉर्म में आता है, तो डेफिनेटली 102 विल बिलोंग टू द सीक्वेंस. अगर n हमारा फ्रैक्शन में आता है या डेसिमल में आता है तो हम ये कहेंगे नहीं भाई, ये टर्म इसमें पॉसिबल नहीं है. ठीक है. गेमस्टर बॉय जीबी, गेमस्टर बॉय आप पूछ रहे हैं सिमिलैरिटी नहीं, ज्योमेट्री कब होगा बेटा. ज्योमेट्री कब होगा, किस दिन होगा, उसके लिए ना मैंने एक पूरा लेसन प्लान बनाया हुआ है. किस दिन हम क्या पढ़ाएंगे, क्या रिवीजन होगा, कौन कौन से दिन हम कौन कौन से चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, उसका एक टेलीग्राम चैनल है हमारा ICSE क्लास 10 का, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है. उस टेलीग्राम चैनल को, ICSE क्लास 10 के लिए ही वो डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें. उसमें मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर रखा है किस दिन क्या पढ़ाएंगे, तो वहां से वो डाउनलोड कर लें, आपको पता चल जाएगा हम किस दिन क्या पढ़ाने वाले हैं, तो आप उसके उस हिसाब से रेडी हो पाएंगे. ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, काफी काम आने वाला है आपके लिए आने वाले समय के लिए. इसके बाद कह रहा है इफ k इज एडेड टू ईच ऑफ द अबव टर्म्स विल द न्यू सीक्वेंस बी एन AP और GP. तो अगर k हम हर टर्म में ऐड कर दें तो जो नई सीरीज बनेगी वो AP होगी कि GP. तो आंसर है पहले भी AP थी, सब में अगर k टर्म्स ऐड कर दोगे वो तब भी AP रहेगी. अगर क्वेश्चन में कहेगा कि मल्टीप्लाई कर दे तो भी AP रहेगी, सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी AP रहेगी, वो GP में कन्वर्ट नहीं होगी. ठीक है, तो GP के सारे टर्म्स को अगर एक कॉमन टर्म से ऐड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें
माइनस कर दें तो वो जीपी जीपी में ही रहेगा और एपी एपी में ही रहेगा, एपी से जीपी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। 102 इज नॉट द टर्म, 102 नॉट द टर्म आ गया, यस। एन की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ रही है, 100/7 + 1, सो 100/7 + 1 करेंगे तो 107/7, 107/7 डेसिमल में आएगा, 100.7 हो जाएगा, तो मतलब नहीं आ रही है वो डेसिमल में आ रही है, एन की वैल्यू डेसिमल में आ रही है, इसलिए 102 जो टर्म है वो सीक्वेंस में नहीं आएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, ठीक है। अब ये थैंक यू वाली स्लाइड आ गई, अभी थैंक यू नहीं करेंगे, अभी हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे और कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं। सो मैंने बढ़िया क्वेश्चंस करने के लिए ही ये किताब रखी थी भाई साहब, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चंस करने हैं, किताब इसीलिए रखी थी ताकि और क्वेश्चंस आपको करा पाऊं। चलिए भाई, ओके 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 ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है इफ a इज इक्वल्स टू 2 - 2 - 2 and 2, then a square is equals to p times of a. What is the value of p? Value of p is, p की वैल्यू क्या आएगी यहां से, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी -2 या ऑप्शन डी -4। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। सर स्मार्ट लग रहे हो आप, भाई थैंक यू भाई, मैं हमेशा ही स्मार्ट लगता हूँ, कभी घमंड नहीं किया भाई, जस्ट जोकिंग। हाँ भाई चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलो मैं आपको पोल देता हूं, पोल के थ्रू इसको सॉल्व कीजिए, पोल के थ्रू इसको सॉल्व कीजिए। सो दिस इज द क्वेश्चन, द आंसर इज ए बी सी या फिर डी। चलिए देखते हैं कितने प्रतिशत भारतीय इसका सही आंसर बताते हैं। सो वी हैव 36 पीपल ओवर हेयर, लेट्स सी कितने कितने लोगों का आंसर सही है। मेजॉरिटी आंसर सही बता रहा है या गलत बता रहा है, यस चलो अगर a की वैल्यू दी है और a स्क्वायर पी ए के बराबर है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू किसके बराबर होगी ये निकालना है। चलिए बताइए भाई, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, यस ऑप्शन तन्मय भाई, पोल दिया है, पोल पे क्लिक करो, क्लिक ऑन द पोल, देखो एक पोल दिया है, उस पोल पे क्लिक करो, पोल पे क्लिक करें, आंसर मत बताएं, पोल पे क्लिक करें, देखिए पोल पे सही आंसर किसका आ रहा है, कितने प्रतिशत भारतीय सही आंसर बताते हैं। Okay, 40% are people are saying A, 58% people are saying B, 8% people are saying D, and many few are saying C. So B 62%, A 25%, B 59%, कुछ कम ज्यादा हो रहा है। 17 लोगों ने वोट किया है, 32 लोग देख रहे हैं भाई, बाकी लोग भी जागो जागो ग्राहक जागो, जागो प्यारे, मोहन प्यारे, बताओ आंसर क्या आ रहा है, यहां से आंसर क्या आ रहा है, इसको निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए ए को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4, 2 2 ज़ा -4 -4, ठीक है सही है, -4 हाँ सही है। फिर -2 × 2 इज -4, देन -4, देन 4 + 4। सो इसको अगर सॉल्व करें तो ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये आ गया 8 -8 -8 एंड 8। अब ये जो आ रहा है ये किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है p टाइम्स ऑफ a दिया है 2 -2 -2 एंड 2, ठीक है। अब ये p टाइम्स ऑफ 2 आ रहा है, इसके a के बराबर आ रहा है, कैसे करेंगे इसको, 62% कह रहे हैं b, 19% कह रहे हैं a और 15% कह रहे हैं d। देखते हैं किसका आंसर सही है, इनमें से कौन सा आंसर सही है, जल्दी से देख लेते हैं। सो अगर इसमें से हम 4 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 2 -2 -2 एंड 2, दिस इज p टाइम्स 2 -2 -2 एंड 2। अब देखो LHS RHS के बराबर आ रहा है, तो यहां से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि p की वैल्यू किसके बराबर है, p की वैल्यू 4 के बराबर है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन विच कैन कम इन योर बोर्ड एग्जाम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 62% बच्चे जो बी ऑप्शन कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, 4 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 2 minus 1 1 into m is equals to 6 times of I where m is a matrix and I is a unit matrix। वो हमको पता है। सबसे पहले कह रहा है state the order of m, state the order of matrix m। सेकेंड पार्ट में कह रहा है फाइंड m, m भी निकालना है, ऑर्डर भी बताना है, m भी निकालना है। ठीक है, I जो है यहाँ पे ये 2 by 2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी है, सो I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। ठीक है, चलिए पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, जल्दी से इसको करें और बताइए क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन में। सर बी ऑप्शन देखा नहीं भाई, क्यों नहीं देखा भाई, देखना पड़ेगा भाई, एंटरटेनमेंट फॉर ऑल, नहीं देखा तो कैसे चलेगा। 2 by 2 की मैट्रिक्स आएगी m, स्टेट द ऑर्डर ऑफ m, 2 by 2 आएगी एनोनिमस डॉग। एनोनिमस डॉग कह रहे हैं कैसे हो, बढ़िया भाई एनोनिमस डॉग, मैंने वोट ही नहीं किया। वेदांत तुमने बहुत महान काम किया, तुमको इस बार 26 जनवरी के दिन, अगली बार जब आएगा या 15 अगस्त आने वाला है, तुमको हाथी पे बैठा के प्रेसिडेंट के सामने मेडल दिलवाएंगे। बहुत बढ़िया काम किया भाई तुमने, वोट नहीं दिया, क्या बात है भाई, इतना पावन तुमने काम कर कैसे दिया वेदांत भाई। 2 by 2 2 by 2 2 by 2 ओके। चलिए m की वैल्यू क्या आ रही है, तो I इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स, तो डेफिनेटली ये आ गया 4 2 minus 1 and 1, दिस इज इक्वल्स टू m। m हमको पता नहीं, तो m की वैल्यू आ गई लेट्स से a b c d एंड दिस इज इक्वल्स टू 6006। सो m का जो ऑर्डर आएगा वो 2 by 2 ही आएगा भाई, जाहिर सी बात है, क्योंकि LHS में भी ये वाला भी 2 by 2 है, RHS में भी आपको 2 by 2 की ही मैट्रिक्स मिल रही है, तो m भी एक 2 by 2 की मैट्रिक्स होगी, कॉमन सेंस है। सो पहले पार्ट का आंसर तो भाई बहुत आसान है, 2 by 2। सेकेंड पार्ट m की वैल्यू निकालनी है। अब m की वैल्यू निकाल के बताइए m की वैल्यू क्या आएगी, लॉल m की वैल्यू क्या आएगी बताइए भाई। कोई कह रहा है लॉल, कोई कह रहा है पोल। ऋतिक राज ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, कह रहा है 15 अगस्त कब है सर। 15 अगस्त बेटा 31 फरवरी को आता है, उसी दिन होगा 15 अगस्त। पोल क्या दे भाई, ये पोल वाला क्वेश्चन ही नहीं, इसमें क्या लोल पोल क्या करते हैं, इसमें कोई पोल वाला क्वेश्चन नहीं है। दिस इज नॉट अ पोल वाला क्वेश्चन, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इक्वेट कर देंगे और वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए, आपको ये नहीं पता कि m कैसी मैट्रिक्स है, तो 2 by 2 की मैट्रिक्स हमको बनानी है और उसको बना के ले लीजिए ए बी सी डी के बराबर, और फिर यहां से ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड कर लीजिए, आपको m वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी। सो बहुत सारे मिर्जा गर्ल तन्मय सब कह रहे हैं 1 minus 2 1 and 4। देख लीजिए, समझ लीजिए क्या यही आंसर है, क्या तन्मय का और मिर्जा गर्ल का आंसर सही है। सर आप मस्त पढ़ाते हो, थैंक यू भाई। एनोनिमस डॉग भाई बढ़िया, थैंक यू भाई, तुमने मुझे बता दिया, मस्त पढ़ाते हो, मेरी जिंदगी सफल हो गई भाई, क्या बात है भाई। सर मेरा नाम हर्ष शुक्ला है, शाउट आउट दे दीजिए। गेमस्टर बॉय हर्ष शुक्ला नाम है तुम्हारा, शाउट आउट दे दीजिए। नहीं देंगे शाउट आउट, हर्ष शुक्ला नहीं देंगे, हर्ष शुक्ला मैं तुम्हारा नाम लूंगा ही नहीं। डेडलॉक कह रहे हैं, मेरा आंसर आ गया, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड भाई। डेडलॉक भाई बहुत बढ़िया भाई, नाम ही खतरनाक है डेडलॉक। 1 minus 2 1 4 यही आ रहा है सबका आंसर, 1 minus 2 1 4। देख लीजिए, समझ लीजिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सो इस्तेमाल करते रहिए, विश्वास भी करते रहिए कि जो बता रहे हैं वो सही है। ठीक है, सो ये तो हो गए आपके एपी मैट्रिसेस वाले कुछ बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, जबरदस्त बेहतरीन प्यारा सा, एक कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन देते हैं। हाँ, इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कह रहा है फाइंड द जीपी हुज फोर्थ टर्म इज 54 एंड सेवेंथ टर्म इज 1458। चलिए जीपी बताइए जिसका फोर्थ टर्म जो है वो है 54 के बराबर और सेवेंथ टर्म जो है वो 1458 के बराबर है। हमको यहां से ये वाली जीपी निकालनी है। जीपी बताइए,
फोर्थ टर्म जो है वो 54 के बराबर। अब हमको जीपी में कुछ भी नहीं पता, सो लेट्स से हम ले लें फर्स्ट टर्म को एज ए, कॉमन रेशियो को ले लें हम, कॉमन रेशियो को ले लें हम लेट्स से आर, और नंबर ऑफ टर्म्स को ले लें लेट्स से एन के बराबर। तो फोर्थ टर्म जो हमको दिया है वो 54 के बराबर दिया है। सो फोर्थ टर्म किसके बराबर आ जाएगा, ए आर की पावर 4 माइनस 1 दैट इज ए आर क्यूब की वैल्यू 54 के बराबर है। ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। और सेवेंथ टर्म जो हमको दिया है वो दिया है 1458 के बराबर, यही दिया है ना 1458, यस। दिस इज इक्वल्स टू ए आर की पावर 7 माइनस 1 दैट इज 6। तो दिस इज ऑप्शन, दिस इज इक्वेशन 2। तो अब हमको दो अननोन दिए हैं ए और आर, इन दोनों अननोन्स की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे भाई, इन दोनों अननोन्स की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। दो अननोन दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आंसर आएगा। सो सेकंड अपॉन फर्स्ट अगर हम कर दें, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 1458 डिवाइडेड बाई 54 इज इक्वल्स टू ए आर की पावर 6 अपॉन ए आर की पावर 3। ए से ए कट गया, आर क्यूब से ये कट गया, यहाँ पे 3 बचा। 1458 डिवाइडेड बाई 54, अगर इसको हम 7 से कैंसिल करें, 7 से कैंसिल करें, नहीं इसको हम 4 से कैंसिल करें, पहले 4 से कैंसिल करें तो 4, 2 से कैंसिल करें, पहले 2 से कैंसिल करें तो 2 से कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 27, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 7 2 9। ठीक है, सो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 729 अपॉन 27। ठीक है, अब 729 और 27 को कैंसिल कर सकते हैं किससे, 3 से। ठीक है, सो अगर इसको 3 से कैंसिल आउट करें, 9 2 11 एक साथ, हाँ बिल्कुल 3 से कैंसिल हो जाएगा। सो 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 9 टाइम्स इज 27। फिर से ये 9 से अगर कैंसिल करें, सो 9 2s are 18, 18 आ जाएगा। 9 से कैंसिल करें, 2 टाइम्स इज 18, 18 6 63 7, 27 आ गया। सो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 3 के बराबर, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27। तो आर क्यूब अगर 27 के बराबर है तो आर की वैल्यू 3 के बराबर आ गई। ठीक है, आर की वैल्यू 3 के बराबर आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, हमको जीपी फाइंड करनी है। अब जीपी फाइंड करने के लिए हमको आर की वैल्यू मिली, ए की भी वैल्यू चाहिए। अब ए की वैल्यू कैसे मिलेगी, सो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम आर की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। सो लेट्स पुट दिस वैल्यू ऑफ आर इन द फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 54 अपॉन आर का क्यूब, आर का क्यूब किसके बराबर है 27 इज इक्वल्स टू ए, कैंसिल करेंगे किसके बराबर आ गया 2 के बराबर आ गया। सो ए इज 2। अब हमको जीपी निकालनी है भाई, 2 कौड़ी का क्वेश्चन हो गया सॉल्व। पहला टर्म हो गया 2, दूसरा टर्म हो गया 6, क्योंकि आर की वैल्यू है 3 तो 3 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। 6 3s are 18, 18 3s are 54, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से हम सारे टर्म्स निकाल सकते हैं, हमको पूरी की पूरी जीपी पता चल गई। नाउ इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम, दिस विल बी आस्क्ड इन आइदर 4 और 5 मार्क्स। इससे कम में नहीं पूछा जाएगा अगर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। ठीक है, आर की वैल्यू 3 आ गई, 2 6 18 54 आ गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड भाई, तालियां बजाते रहो अपने लिए क्योंकि सही आंसर निकाला है। ठीक है भाई, गुड़ी का गैंग, गुड़ी का गर्ग, अच्छा चलिए भाई सही आंसर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होगा। कौन सा क्वेश्चन दिया था, हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, सम निकालना है हमको। फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज, वी हैव टू फाइंड द सम। टर्म्स दिए हैं 18 प्लस 15 होल 1/2 प्लस 13 प्लस डॉट 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 माइनस 49 होल 1/2। इन सारे टर्म्स का सम निकालना है और बताना है सम किसके बराबर है। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं। चलिए भाई पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, जल्दी से ट्राई करें, ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा। सर गेस्ट पेपर फ्री में करा देना यूट्यूब पर, बेटा नहीं, जो अच्छी चीज़ होती है वो कभी भी फ्री नहीं होती है। अच्छी चीज़ कभी फ्री में नहीं मिलती है भाई, और अच्छी चीज़ को अगर फ्री में मिल जाए तो फिर उसकी कोई कदर नहीं होती है, राइट। तो अच्छी चीज़ तो फ्री में नहीं होती है भाई, फ्री में आपको वही चीज़ दी जाती है जिसकी वैल्यू बहुत कम हो, जो अच्छी ना हो। अच्छी चीज़ फ्री में नहीं होती। मात्र 499 में आपको 10 गेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं। 1999 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश तो हो गया चलो, कंप्यूटर, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, 8 सब्जेक्ट्स के 10-10 गेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं सोल्यूशन के साथ। और क्या बच्चे की जान ले लोगे। यस
गेस्ट पेपर्स कहाँ से लेने हैं? गेस्ट पेपर्स का लिंक मैंने देखो यहाँ पे पिन कर रखा है कमेंट पे। सो अगर आप कमेंट पे क्लिक करोगे यू विल गो टू द एप्लीकेशन, आप हमारी एप्लीकेशन पे आ जाओगे जहाँ पे हमने गेस्ट पेपर्स दे रखे हैं, वहाँ से आप गेस्ट पेपर्स लगाइए, उनके सोल्यूशंस भी हैं, उनसे आप चेक कीजिए, एनालाइज कीजिए अपने सोल्यूशंस को, कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पे आपका पेपर में अभी भी आपके मार्क्स कट रहे हैं, उनको फिर वन शॉट वीडियो से या लाइव क्लासेस के थ्रू समझिए, उनके क्वेश्चंस लगाइए एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेस्ट पेपर्स। और गेस्ट पेपर जब भी लगाना है टाइम बाउंड होके लगाना है, सामने अपने घड़ी रखनी है, घड़ी में सेट करना है टाइमर 2 hours and 15 minutes का। सो द पेपर विल बी ऑफ 3 hours इन द बोर्ड, बट यू हैव टू सॉल्व दीज गेस्ट पेपर्स विद इन 2 hours and 15 minutes। 2 घंटे 15 मिनट में अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तुमसे पेपर, तो बोर्ड में तुम्हारा पेपर छूटने वाला है। पहले ही बता रहे हैं, बोर्ड में 80 से 90% बच्चों का यही होता है कि पेपर पूरा आता है, क्वेश्चन सारे आते हैं, पर पेपर छूट जाता है। तो पेपर ना छूटे इसके लिए टाइमर लगा के यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। ठीक है, चलिए भाई, यहां पे इन सारे टर्म्स का सम निकालना है। अब सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सीरीज एपी में है या ये सीरीज जीपी में है। एनोनिमस डॉग कह रहे हैं प्राइस कम कर दो, बहुत कम है भाई, 499 कर दिया, पहले 999 था, अभी कम करके 499 का हो गया। ठीक है, आप तो मैथ्स में टॉपर रहे होंगे। नहीं, मैथ्स मुझे अच्छा लगता था, मैथ्स में मैं टॉपर तो नहीं था, टॉपर तो नहीं बोलोगे कि टॉपर था, बहुत टॉपर नहीं था, अच्छा था, मतलब बुरा भी नहीं था, एवरेज भी नहीं था, अच्छा था। मैथ्स मुझे एक बार में समझ में आती थी, मैथ्स करने में मजा आता था, इसलिए मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। मुझे मैथ्स अच्छा लगता है। बाई प्रोफेशन आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है कंप्यूटर साइंस में, मैं जॉब कर रहा था टीसीएस में, बट मजा नहीं आया यार जॉब वॉब करके, तो फिर पढ़ाने में मजा आता था, तो मैथ्स से प्यार था, इसीलिए इसी प्यार को आपको शेयर कर रहा हूं। आपको भी मैथ्स से प्यार हो जाए, आपको मैथ्स से डर दूर हो जाए और मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए, बस यही मेरी चाहत है, यही मेरी तमन्ना है। चलिए, सो ये सीरीज कैसी है भाई, एपी में है कि जीपी में है? तो अगर आप यहां पे माइनस करेंगे तो ये सारी सीरीज एपी में है, और यहां पे जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो कितना डिफरेंस निकल के आ रहा है? 2 whole 1/2 बोलो या 2.5 बोलो, और दैट टू नेगेटिव -2.5 कॉमन डिफरेंस आएगा। सो इसको माइनस करेंगे इससे -2.5 आएगा, इसको माइनस करेंगे इससे -2.5 आएगा। तो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो -2.5 के बराबर आ रहा है। फर्स्ट टर्म जो दिया है वो 18 के बराबर दिया है, लास्ट टर्म जो दिया है वो -49.5 दिया। 1/2 का मतलब होता है 0.5, सो -49.5 ऐसे कर लोगे तो और इजी हो जाएगा, -49.5 के बराबर दिया है। ठीक, हमको क्या करना है? सम निकालना है इन सारे टर्म्स का। अब इन सारे टर्म्स का सम निकालने के लिए हमको ये तो पता होना चाहिए कि ये टर्म्स टोटल कितने हैं। अब ये टर्म्स टोटल कितने हैं ये निकालने के लिए सबसे पहले हमको लेट करना पड़ेगा कि ये जो लास्ट टर्म है ये हमारा nth टर्म है। सो अगर लास्ट टर्म हमारा nth टर्म है तो सबसे पहले वी विल हैव टू फाइंड द nth टर्म। सो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ दिस nth टर्म किसके बराबर है? सो दिस इज -49.5। सो ये -49.5 के बराबर है। अब यहां से इसको इक्वेट कर लो, ठीक, -49.5 इज इक्वल्स टू 18 माइनस 2.5n प्लस 2.5। ठीक है, 18 प्लस 2.5 हो गया 20.5, 20.5 को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, सो ये हो गया -69.5, तो ये हो जाएगा -70 इज इक्वल्स टू -2.5n, माइनस से माइनस कट गया, सो n की वैल्यू आ गई 70/2.5, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, फिर इसको कैंसिल किया, तो कैंसिल करेंगे तो 25 4 टाइम्स इज 50, 50 से किया 20 आया, 5 से नहीं जा रहा, क्या बात कर रहे हो? अच्छा 20 आएगा, 20 आएगा, 20 के आगे 0, 200 हो गया, 8 टाइम्स इज 200, सो n की वैल्यू आ गई 48 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ n इज 48। ठीक है, नहीं कुछ गलत किया है, 25 को 700 से डिवाइड करेंगे तो 25 2 टाइम्स इज 50, 2 टाइम्स इज 50, 20 आ जाएगा, 50 करेंगे तो 20 आएगा, 200 हो जाएगा, 4 टाइम्स 24। सो n की वैल्यू आएगी 24 के बराबर। यस, n की वैल्यू आ जाएगी 24 के बराबर। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 24 है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 24 के बराबर हैं तो हम लोग यहाँ से अब सम निकाल सकते हैं। कैसे सम निकाल सकते हैं? तो Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट इज 24/2, फर्स्ट टर्म इज 18 एंड द लास्ट टर्म इज -49.5। तो यहां पे हमने फॉर्मूला लगा दिया n/2 a + l वाला, डायरेक्ट इजीली आसानी से आ जाएगा आंसर।
सो ये हो गया 12 टाइम्स 18 माइनस 49.5, 49.5 में से 18 माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 5 पॉइंट, ये आ गया 5, 9 में से गया 1, 31.5। सो ये आ गया माइनस का 31.5, इसको 12 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। सो 315 इंटू 12, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 15। सो ये आ गया 780। सो दिस इज -78 इज द फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर किसके बराबर आ गया? -78 के बराबर आ गया। 28 आएगा, 28 आएगा, देख लेते हैं भाई। 5 टाइम्स से कैंसिल किया, 5 1 ज़ा 5, 24 0, फिर 5 से कैंसिल किया, 5 28, हाँ 28 आ रहा है, 24 नहीं भाई 28 आ रहा है, सही कह रहे हो 28 आ रहा है। सो इसको कैंसिल करेंगे, 28 के बराबर आ रहा है, 28 आ रहा है। तो अगर 28 से करेंगे तो यहाँ पे 28 से करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 से चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम ही है। सो 14 से मल्टीप्लाई कर ले, 315 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 5 ज़ा 20, 4 2 6, 4 3 ज़ा 12, 5 1 3, तो ये हो जाएगा 6 5 11, 2 और 2 4, 4 4 4 1। सो आंसर आ जाएगा हमारा फाइनली यहाँ पे इज इक्वल्स टू 441। दिस इज द फाइनल आंसर विद अ नेगेटिव साइन। सो आंसर इज माइनस का 441। शायद कोई बच्चा था जो शुरू से -441 बोल रहा है, तन्मय ग्रोवर। यस, -441 इज द राइट आंसर। एनिमल पार्क कब तक आएंगे? एनिमल पार्क कब तक आएगी? अच्छा, मूवी की बात कर रहे हो, एनिमल पार्क बहुत अच्छी मूवी थी, तुम लोग को देखनी नहीं चाहिए थी। 18 साल से ऊपर वाली मूवी थी, वो एडल्ट मूवी थी एनिमल। अगर आपने देखी है, कह रहे हो एनिमल पार्क कब आएगा? है मूवी अच्छी थी भाई, मुझे तो अच्छी लगी। बाकी भाई आपकी अपनी सबकी श्रद्धा होती है, राइट? ठीक है, तो ये था कुछ एक और क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें आपको कुछ करने में मजा आ जाए, कुछ ऐसे बढ़िया क्वेश्चन जिसमें बेहतरीन आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अ जीपी, जो दिया है 2 6 18 1 3 1 2 2। सो ये जीपी दिया है, कह रहा है व्हाट इज द 5th टर्म फ्रॉम द एंड। ए ऑप्शन है 162, बी ऑप्शन दिया है 486, सी ऑप्शन दिया है 54, डी ऑप्शन दिया है 1458। चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है? ए बी सी डी में से कहीं सही आंसर कौन सा आंसर है? चलिए भाई बताइए। एमसीक्यूज करा दो भाई, एमसीक्यू ही है ये। बताओ एमसीक्यू का सही आंसर क्या आएगा? ए बी सी डी में से कौन सा सही आंसर है? बताइए जल्दी से। ए बी सी डी कौन सा सही आंसर है? बताइए भाई, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही है? यस, मेंसुरेशन। सो मेंसुरेशन की एक क्लास मैंने अभी रिसेंट में ली थी। अगर आपने वो क्लास नहीं की है तो एक बार कर लीजिएगा। वन शॉट वीडियो जो हमारी मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है ना, वहाँ पे मेंसुरेशन की एक क्लास ली गई है, उसको ज़रूर कर लीजिएगा, वहाँ से पता चल जाएगा, वहाँ से मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी मेंसुरेशन और भी करा देंगे आपको, और भी क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है, क्लियर है भाई? यहाँ पे बताओ आंसर क्या आएगा? 5th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी क्या आएगा? 5th टर्म फ्रॉम द एंड। तो अगर 5th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है तो n की वैल्यू तो भाई 5 है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा फ्रॉम द एंड में? ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म 1 3 1 2 2, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म पीछे से। और कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा? तो अगर यहाँ पे रेशियो करते, सक्सीडिंग टर्म हो जाएगा 2, प्रीसीडिंग टर्म हो जाएगा 3 6, सो 2/6। सो रेशियो आ जाएगा 1/6 के बराबर, सॉरी 1/3 के बराबर। रेशियो आ जाएगा यहाँ से 1/3 के बराबर। 6/18 करेंगे तो 1/3 आएगा। उल्टा चलेंगे ना तो सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग 1/3 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है? यहाँ से हमको निकालना है द 5th टर्म। सो A5 विल बी इक्वल टू AR की पावर 5 - 1, दैट इज 4। सो विच इज इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू है 1 3 1 2 2, R की वैल्यू है 1/3 की पावर 4, राइट? सो दिस विल बी द 5th टर्म। अब 5th टर्म निकालने के लिए इसको कर लिया 1 3 1 2 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9। 3 की पावर 4 क्या होगा? 9 इंटू 9 81 ही होगा। ठीक, अब इसको आप यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। सो अगर हम इसको कैंसिल करें यहाँ से तो ये हो जाएगा
थ्री टाइम्स इज 9, 3 से कैंसिल किया, 3 4 ज़ा 12, 11 आया, 3 3 ज़ा 9, 2 आया 22, 3 7 ज़ा 21, 12 4, फिर 3 से कैंसिल किया, सो ये हो गया 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 17, 3 5 ज़ा 15, 2 24, 8, ठीक है। फिर इसको कैंसिल करें अगर यहाँ से, सो ये हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, 55, 9 6 ज़ा 54, 18 2, सो यहाँ से A5 जो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड है, इसकी वैल्यू आ गई 162 के बराबर। दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या आंसर सही है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रोलेक्स तन्मय ग्रोवर, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बेसिक्स सारे हमने रिवाइज कर लिए। मैट्रिसेस क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एपीजीपी के जितने फॉर्मूले बन सकते थे, बन रहे हैं, वो सारे फॉर्मूले कर लिए। अब आपको करना ये है, माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे जाना है, फ्री स्टडी मटीरियल पे जाना है। आईसीएसई क्लास 10 का एक फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर के अंडर में जैसे ही आप जाओगे तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा? आज की क्लास की होमवर्क की शीट। ठीक है, तो वो होमवर्क की शीट कर लीजिएगा। मैट्रिसेस एपीजीपी के क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका बहुत बहुत भला हो जाएगा। और जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं वो क्वेश्चंस आप कर लीजिए। आज डे 3 हो गया है जब हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं 2 क्लासेस ले चुका हूं, एक ली है कमर्शियल मैथमेटिक्स की, कल मैंने क्लास ली थी ट्रिग्नोमेट्री की, आज मैंने एपीजीपी एंड मैट्रिसेस खत्म कर दिया है। कल हमारी दोबारा से क्लास होगी सुबह 12:30 बजे, सेम टाइम सेम जगह मिलेंगे, राइट? सुबह 12:30 बजे कल हम लोग दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करते हुए। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आज आपको गेस्ट पेपर 4 सॉल्व करना है, गेस्ट पेपर 4 सॉल्व कर लीजिए, टाइमर लगा के कीजिएगा, तभी फायदा होगा, वरना फायदा नहीं होगा। बार बार बता रहा हूं, तभी फायदा होगा। ठीक है, चलिए, सो दैट इज इट। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। अपना अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए, बहुत दिन बच्चे हैं, अभी आराम से तैयारी होगी। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।